नौकरशाही उपागम यानी मॉडल पर आज हम बात करेंगे। मैक्स वेबर जो है जर्मनी के विचारक थे। इनका ज़्यादातर काम लोक प्रशासन से अलग विषयों में था, समाजशास्त्र में, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में और अर्थशास्त्र में। इन विषयों में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, बहुत सारे व्याख्यान भी दिए, बहुत ज़्यादा काम किया था। लेकिन एक नौकरशाही उपागम एक ऐसा विषय था, एक ऐसा टॉपिक था जिसने इन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी एक बड़ा विचारक, एक बड़ा नाम बना दिया। इतना बड़ा बना दिया कि आज जिसने भी लोक प्रशासन पढ़ रखा है, जिसने भी राजनीति शास्त्र पढ़ रखा है या पढ़ रहा है, वो नौकरशाही शब्द को सुनते ही अपने आप दिमाग में वेबर अपने आप साथ में आता है। यानी नौकरशाही और वेबर को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में। तो क्या था इनका नौकरशाही का उपागम? इनका ये उपागम जो है, ये लोक प्रशासन का जो अध्ययन है उसमें एक आप कह सकते हैं संदर्भ बिंदु बन गया है। यानी किसी भी देश का अगर प्रशासन देखना है तो मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम से उसका रेफरेंस लिया जाता है कि इसकी तुलना में वहाँ की नौकरशाही अच्छी है, बुरी है, वैसी है या नहीं है, उसके सिद्धांतों से कितना अलग है। तो एक तरह से ये संदर्भ बिंदु का काम करता है और एक उपकरण का काम भी करता है। मैक्स वेबर का नौकरशाही उपागम वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी जिसे कहा जाता है, ये मॉडल एक उपकरण की तरह काम करता है, टेस्टिंग उपकरण की तरह। यानी किसी भी देश की, किसी भी संगठन की अपने नौकरशाही को चेक करना है तो आप इसके कंपैरिजन में देख लीजिए, आपको ये पता लग जाएगा उसकी संरचना कैसी है, आपको ये पता लग जाएगा उसके लक्ष्य क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और इसके अलावा कुछ मामलों में तो पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है वेबर के मॉडल से किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के प्रशासन की या नौकरशाही की तुलना करके। यानी इतना इनका जो सक्सेसफुल एक मॉडल रहा है कि इस पर लोक प्रशासन में आज तक कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं मिल पाया है। जितने भी संगठन किसी भी देश में काम कर रहे हैं, किसी भी देश की जो नौकरशाही है, किसी भी देश का जो प्रशासन है, वो इसका अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाया है। इसका कोई भी विकल्प आज तक किसी को नहीं मिला है। स्वरूप अलग हो सकते हैं लेकिन अपने मूल अर्थ में नौकरशाही ही हर तरह के प्रशासनिक संगठन का आधार बनती है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वेबर का ये मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा होगा। लेकिन जब हम बार बार इस नौकरशाही उपागम की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट करना और भी ज़रूरी है कि वेबर ने इसे शुरू नहीं किया था। वेबर से पहले भी नौकरशाही हुआ करती थी और वेबर के बाद आज तक भी नौकरशाही मौजूद है। इन्होंने सिर्फ उसके आदर्श स्वरूप को हमारे सामने रखा, इसीलिए इनके प्रतिमान को नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान कहा गया। ना ही इन्होंने नौकरशाही का कोई अर्थ अपने अलग से कोई परिभाषा, ना ही इन्होंने नौकरशाही की कोई परिभाषा अपने आप से दी थी। इन्होंने बस अर्थ बताया था कि नौकरशाही क्या होती है। नौकरशाही नियुक्त किए गए कर्मचारियों का समूह होती है। ये कोई परिभाषा नहीं है, इन्होंने बस समझाया है कि नौकरशाही से इनका क्या अर्थ है। इनका अर्थ है नियुक्त किए गए कर्मचारियों का एक प्रशासनिक समूह जो दिए गए कामों को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। बस उसी को इन्होंने नौकरशाही कह दिया और उसी के जो आदर्श गुण हैं उनको मिलाकर इन्होंने एक प्रतिमान रच दिया जो आज तक जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। जब नौकरशाही की बात करते हैं तो मैक्स वेबर ने दो तरह की नौकरशाही के बारे में बताया था। जो एक कॉमन नौकरशाही उस दौर में चलती थी वो थी पारंपरिक, या जिसे पैतृक नौकरशाही भी कहा जा सकता है। यानी जो किसी परिवार में, किसी राज परिवार में, किसी राज्य में पीढ़ियों से एक ही परिवार के पास, एक ही व्यक्ति के पास सत्ता हो और वो अपने हिसाब से नौकरशाही को चलाता हो, उसे पारंपरिक नौकरशाही का नाम इन्होंने दिया था। इसमें हम कुछ भारत की जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें जमींदार, बड़ी ज़मीनों के मालिक, ज़्यादा ज़मीनों के मालिक लोगों को अपने अधीन काम करवाते थे, उन पर एक तरह से शासन चलाते थे, तो उस तरह की नौकरशाही को हम पारंपरिक नौकरशाही मान सकते हैं। दूसरी नौकरशाही इन्होंने बताई थी वो थी तर्क पर आधारित और कानून पर आधारित। यानी उसको लागू करने के पीछे तर्क भी है और उसे कानून का संरक्षण भी है, वो कानून के नियमों के अनुसार काम करेगी। इसको इन्होंने
तार्किक वैध नौकरशाही की संज्ञा दी थी। अब आगे इस पूरी वीडियो में हम इस तार्किक वैध नौकरशाही की चर्चा करेंगे, सामंतवादी, पारंपरिक या पैतृक की नहीं, क्योंकि ये नकारात्मक नौकरशाही है। मैक्स वेबर से पहले जितने भी विचारक थे या आज भी बहुत जगह नौकरशाही को एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसके प्रति अच्छे विचार बहुत से लोगों के नहीं मिलते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे विचारक थे शायद जिन्होंने बोला कि ये किसी भी मानव संगठन में कुशलता की वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। नौकरशाही बुरी नहीं है, उसका प्रयोग करना वो बुरा है। अगर आप तार्किक वैध नौकरशाही के हिसाब से अपना संगठन चलाएंगे तो मैक्स वेबर के अनुसार वो संगठन नकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा, वो अच्छा काम भी करेगा और वो तरक्की भी करेगा। तो अब इस तार्किक वैध नौकरशाही की विशेषताएं जो इन्होंने अपने मॉडल में दी हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। हालांकि वेबर के अलावा कुछ और विचारक भी थे जो उन दिनों में इसी विषय पर काम कर रहे थे, नौकरशाही की परिभाषाएं गढ़ने में व्यस्त थे, नौकरशाही पर अपने अपने मॉडल लाने में व्यस्त थे। तो सबने नौकरशाही की विशेषताएं जो है वो बताई हैं। वेबर के अलावा कार्ल फ्रेडरिक थे, कार्ल मार्क्स जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेफ्टिस्ट विचारक हैं। इनके अलावा उस दौर में काम कर रहे थे पीटर ब्लाउ, और भी कुछ विचारक थे जो सब अपनी अपनी विशेषताएं दे रहे थे। वेबर के मॉडल में उन सब की विशेषताएं और उनसे अलग भी कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए यहाँ हम इनकी विशेषताओं को ही उन सब के साथ मिलाकर पढ़ लेंगे। टॉपिक हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। विशेषताएं बताने से पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ। वेबर नौकरशाही को भी संगठन ही मानते थे। उनका कहना था कि जो जो विशेषताएं एक संगठन में होनी चाहिए, जो जो लक्षण एक संगठन में होने चाहिए, वो सब के सब संगठन के अलावा नौकरशाही में भी होते हैं, इसलिए उन्होंने इसे संगठन ही माना है। तो आगे हम जितनी भी विशेषताएं देखेंगे वो हमको कहीं ना कहीं संगठन की विशेषताओं से मिलती हुई प्रतीत होंगी। जैसा हमने हेनरी फेयोल वाले वीडियो में पढ़ा है, लगभग वही सारी विशेषताएं आपको नौकरशाही में भी देखने को मिलेंगी, उनसे थोड़ी बहुत अलग भी हैं। तो पहली इनकी विशेषता थी कार्य की निरंतरता। नौकरशाही मॉडल में इनका मानना था कि जो भी नौकरशाही के कार्य होते हैं, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जब हम विशेषताओं की बात करेंगे तो नौकरशाही को आप सरकारी सेवाओं से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नौकरशाही मोस्टली सरकारी क्षेत्र में ही कार्यरत अधिकारियों के बारे में शब्द जो है वो गढ़ा गया है। तो यहाँ हम जो विशेषताएं बात करेंगे उनमें सरकारी सेवाओं को केंद्र में रखकर बताएंगे। मानना था कि जो सरकारी कार्य हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, वो एक के बाद एक चलते रहते हैं। एक कार्य पूरा होता है तब दूसरा कार्य सौंप दिया जाता है, एक योजना जो समाप्त होती है उसके साथ साथ दूसरी योजना जो है वो अपना कार्य शुरू कर देती है। तो इस तरह से सरकारी योजनाएं और कार्य निरंतर चलते रहते हैं। अगली विशेषता नौकरशाही की इनके अनुसार थी कि उसमें निश्चित नियम होते हैं। किस व्यक्ति को कितने अधिकार दिए जाएंगे, कौन व्यक्ति किसके अधीन काम करेगा, किस तरह के नियमों का पालन किया जाएगा, इसके लिए हर सरकारी सेवा में कुछ सेट रूल्स का फॉर्मूला होता है, कुछ सेट रूल्स का पैटर्न होता है। जैसे भारत में सिविल सर्विस रूल्स होते हैं, तो ये किसी भी जगह की नौकरशाही में इसका जिक्र जरूर मिलेगा कि किन नियमों के आधार पर वो काम करेगी नौकरशाही। तो नौकरशाही में निश्चित नियम हमेशा होते हैं। अगली विशेषता है प्राधिकारों की व्यवस्था। हर एक स्तर के कर्मचारियों को और अधिकारियों को कुछ निश्चित प्राधिकार दिए जाते हैं जिनके आधार पर वो अपना काम कर सकते हैं। अगर प्राधिकार नहीं हो तो उनके पास आदेश की शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए नौकरशाही को काम करने के लिए प्राधिकार की व्यवस्था की जाती है। अगली विशेषता होती है सरकारी साधनों पर कर्मचारियों का स्वामित्व नहीं होता। जो भी नौकरशाही काम करती है उसके लिए जिस तरह के संसाधन उन्हें दिए गए हैं, जिन बिल्डिंग्स में वो बैठ के काम करते हैं, उनके ऑफिस हो गए, वहाँ के फर्नीचर, वहाँ के वाहन, ये सब सरकारी संपत्ति हैं। इनके मालिक वो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने काम को अंजाम देने के लिए उनका संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके स्वामी नहीं होते। ना तो उसे वो अपनी निजी संपत्ति बना सकते हैं, ना वो कहीं से उनका क्रय विक्रय कर सकते हैं, यानी वो खुद खरीद भी नहीं सकते और सरकारी संपत्ति को, सरकारी वस्तुओं को बेच भी नहीं सकते हैं।
अगली विशेषता नौकरशाही की है लिखित कार्यवाही पर जोर देना। हम हमारे भारत के प्रशासन से ही समझ लें तो हमें जब भी कोई सरकारी काम होता है, किसी दफ्तर में हम जाते हैं तो हमें पता है कि बहुत सारी फाइलों का हमें ढेर लगाना होता है। अगर एक काम के लिए हमें 4 बार जाना है तो 4 अलग तरह की फाइलें भी लगानी पड़ सकती हैं। यानी कुल मिलाकर जितने भी सरकारी काम होते हैं उनमें हम पाते हैं कि फ़ाइलों पर लिखित डॉक्यूमेंट्स पर, कागज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नौकरशाही लगभग हर चीज़ के रिकॉर्ड को परमानेंट रखना चाहती है, ताकि कल को ज़रूरत पड़ने पर वही रिकॉर्ड फिर से जो है सामने लिए जा सकें। इसके अलावा क्योंकि इसमें कर्मचारी एक पद पर हमेशा नहीं बने रहेंगे, तो कर्मचारी के जाने के बाद भी किए गए काम का रिकॉर्ड रहे, इसलिए लिखित कार्रवाई पर अधिक जोर दिया जाता है। ये नौकरशाही की विशेषता है। पदसोपान एक और विशेषता बताई है मैक्स वेबर ने एक आदर्श नौकरशाही की। अब क्योंकि उन्होंने नौकरशाही को एक संगठन माना है, तो पदसोपान भी संगठन की विशेषता है, जो वहाँ से नौकरशाही में भी आ गई। पदसोपान के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सत्ता का प्रवाह जो उच्च अधिकारी से निम्न किसी कर्मचारी तक विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है, उसे पदसोपान कहते हैं। ये प्राय पिरामिड आकार का होता है। इससे अगली जो विशेषता नौकरशाही की है वो है कार्य विभाजन की विशेषता। कार्य विभाजन भी हम पहले संगठन के तत्वों में पढ़ चुके हैं। हेनरी फेयोल ने भी इसे 14 सिद्धांतों में जगह दी है। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है? कार्य विभाजन का सिद्धांत कहता है कि जटिल काम को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए और उसे अलग अलग जो है ग्रुप्स में करवाया जाए। इससे विशेषीकरण भी आता है और दक्षता भी आती है। अगला सिद्धांत अगली विशेषता नौकरशाही की है औपचारिकता। औपचारिकता का अर्थ है जो भी काम होगा, जो भी घटना होगी, जो भी वार्तालाप होगा, वो सब नियम कानूनों के आधार पर होगा। उसमें अन्य मानवीय संबंधों की कोई जगह नहीं होती है। जैसे फिल्मों में डायलॉग मारते हैं ना, कानून की नज़र में सभी एक समान है, उसे औपचारिकता कहा जाएगा। आम भाषा में फॉर्मेलिटी, जो अंग्रेजी इसका अनुवाद है, उसको बहुत लोग हम जानते हैं, औपचारिकता शब्द का कम प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मेलिटी यानी कि सिर्फ स्टिक टू रूल्स वाली पॉलिसी अपनाना, वो भी नौकरशाही की एक विशेषता है। अगली विशेषता जो बताई गई है वो है कार्यकुशलता। नौकरशाही अपने कार्यों में पूरी तरह से कुशल होती है और वो अपने कामों को निष्पक्ष रूप से करती है, यानी कि उन्हें अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है और वो उसमें निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभाते हैं। अगली विशेषता है विशेषज्ञता। कार्य के विभाजन से, औपचारिकता से और कार्यकुशलता से, इन 3 गुणों की वजह से कोई भी व्यक्ति जो किसी पद पर काम कर रहा है नौकरशाही में, वो अपने कार्य का विशेषज्ञ बन जाता है। ये भी एक नौकरशाही की ही विशेषता है। उसे अपने उस काम में एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारा ज्ञान हो जाता है। अगली विशेषता है योग्यता आधारित चयन। चयन यानी भर्ती। जब किसी व्यक्ति को सरकारी सेवाओं में चुना जाता है, उस चयन का आधार योग्यता होती है। ऐसा भी मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता है। यानी कि किसी को भी जो है सीधा नौकरशाही में हिस्सा नहीं बना लिया जाता है। इसके लिए कुछ खास तरह की परीक्षाएं होती हैं, कुछ खास तरह के इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं, उन्हें परखा जाता है, उसके बाद उन्हें नौकरशाही का अंग बनाया जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल में हम देखें तो ये बातें जो हैं खरी सिद्ध नहीं होती हैं। जैसा अनिल कपूर अपनी नायक मूवी में भी कहते हैं कि आपकी बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ वैसा ही है। तो इसके बारे में हम आगे आलोचनाओं में बात भी करेंगे। अगली इन्होंने जो विशेषता बताई थी मैक्स वेबर ने नौकरशाही की, वो है आजीविका का समाधान, कह सकते हैं आप इसे। आजीविका का समाधान। जो कर्मचारी, जो अधिकारी नौकरशाही का हिस्सा हैं, जो सरकारी सेवाओं में काम करते हैं, उनके लिए सरकार समय समय पर पेंशन की, भत्ते की व अन्य सुरक्षात्मक जो उपाय हैं उनकी व्यवस्था करती है।
वेतन से अतिरिक्त हैं ये सुविधाएं। वेतन तो उन्हें मिलता ही मिलता है, इसके अलावा उनकी पेंशन, उनके अतिरिक्त भत्ते, महंगाई भत्ता वगैरह, और जो सुरक्षा के दूसरे उपाय, यानी कि उन्हें एक तरह से चिकित्सा सुविधाएं देना, और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो अलग अलग क्षेत्र की सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए करती हैं। तो ये भी एक विशेषता है कि वो अपने अंग बने हुए कर्मचारियों का पूरी तरह से ध्यान रखती हैं, उनकी आजीविका पर पूरा ध्यान देती है, उनकी व्यवस्था पूरी करवाती है। तटस्थता एक और विशेषता है, जिसका अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी अपनी पसंद या नापसंद, व्यक्तिगत पसंद या नापसंद से परे हटकर लोगों के कार्य करवाते हैं। अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे वो पसंद नहीं करते हैं, फिर भी वो उसका काम ज़रूर करवाएंगे, उसके जो सेवा है वो अवश्य करेंगे। इसके अलावा अगर उन्हें जिस तरह का काम उनसे करवाया जा रहा है वो नापसंद हो, तो भी वो उस कार्य को करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि नौकरशाही तटस्थता की अपेक्षा उनसे करती है। इसमें कोई भी पक्ष लिया नहीं जा सकता, व्यक्तिगत पसंद नापसंद को साइड में रखना होता है। तो अब तक हमने देखी 13 विशेषताएं वेबर के नौकरशाही उपागम की, जिसे उन्होंने तार्किक वैध नौकरशाही की संज्ञा दी थी। हालांकि ये मॉडल क्योंकि एक आदर्श मॉडल था और इसमें व्यवहारिक तत्वों की बहुत कमी थी, इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। इसकी आलोचना करने वाले में बहुत सारे प्रमुख विचारक उस दौर के शामिल थे। इसकी आलोचना का जो सबसे पहला पॉइंट आता था वो यही आता था कि इसमें नौकरशाही की सिर्फ अच्छी बातों को बताया गया है और उसकी जो कमियां होती हैं उनकी पूरी तरह से अवहेलना की गई है। मैक्स वेबर का कहना था कि नौकरशाही जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, और इसे एक भी कमी को नहीं गिनवाया या इसके मॉडल में जो कमियां आएंगी उस पर कोई भी चर्चा नहीं की। ये इनकी आलोचना का सबसे बड़ा पॉइंट था। कार्ल जे फ्रेडरिक, जो उन्हीं के समकालीन विचारक थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मॉडल में जो आदर्श शब्द है ना, ये खुद शब्द ही गुमराह करने वाला है, क्योंकि नौकरशाही में कोई भी स्थिति आदर्श नहीं हो सकती है। अलग अलग जगहों की नौकरशाही अलग तरह से काम करती है, इसलिए आदर्श शब्द का प्रयोग करके ही उन्होंने अपने उपागम को एक काल्पनिक चीज़ बना दिया है। इसलिए ये उपागम जो है वो फॉलो करने लायक नहीं है, ऐसा फ्रेडरिक का कहना था। अनौपचारिक जो संबंध हैं उन पर वेबर ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है अपने नौकरशाही मॉडल में, क्योंकि उन्होंने बताया था कि नौकरशाही नियमों पर चलती है, निश्चित नियमों पर चलती है, और उसमें औपचारिकता की भावना सम्मिलित होती है। तो अनौपचारिक संबंधों को पूरी तरह से नकार दिया गया। पर आगे चलकर एल्टन मेयो ने अपने प्रयोगों से ये सिद्ध किया कि अनौपचारिक संबंधों का भी संगठन में उतना ही महत्व है, प्रशासन में उतना ही महत्व है जितना कि औपचारिक क्रियाकलापों का। तो इस आधार पर भी इनके इस मॉडल की आलोचना की जाती है। पीटर ब्लाउ एक और मुख्य विचारक थे। वो कहते हैं कि इनका जो मॉडल है ना, वो हो सकता है कि जिस समय ये जर्मनी में अपनी नॉलेज ले रहे थे, जिस समय ये जर्मनी में काम कर रहे थे, हो सकता है वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल हो, लेकिन ये सभी देशों के और सभी समयों के हिसाब से एक आदर्श मॉडल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग रीति रिवाज हो सकते हैं, वहाँ काम करने की दशाएं अलग हो सकती हैं, वहाँ की नौकरशाही के प्रति लोगों का नज़रिया अलग हो सकता है। तो एक ही मॉडल हर जगह फिट नहीं किया जा सकता। इस आधार पर उन्होंने इस मॉडल की आलोचना की थी। विशेषज्ञता पर बहुत जोर दिया गया था इस मॉडल में, हमने पढ़ा है, हमने देखा है। इस विशेषज्ञता पर जोर दिए जाने की वजह से जो सामान्यज्ञ प्रशासक जिन्हें कहा जाता है, उनको भी इस मॉडल पे निराशा हुई और इसीलिए वेबर को उनकी आलोचना झेलनी पड़ी। सामान्यज्ञ प्रशासक क्या हैं, विशेषज्ञ प्रशासक कौन से हैं, ये हम थोड़ा बहुत हमारे कोर्स में पढ़ चुके हैं, इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। मतलब है कि इसमें सामान्यज्ञों को उपेक्षित किया गया था, जिस तरह से अनौपचारिक संबंधों को उपेक्षित किया गया था,
क्योंकि वो इसे सिर्फ एक आदर्श मॉडल बनाना चाहते थे, सभी तत्वों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। पर इससे सामान्य के प्रशासक, जिनकी संख्या आमतौर पर ज़्यादा होती है विशेषज्ञों से, वो इस मॉडल की आलोचना में शामिल हुए। उन्होंने इसे अच्छा मॉडल नहीं माना। एक और विचारक माइकल क्रोजियर, इनके अनुसार तो नौकरशाही जो है ना, क्योंकि वो निश्चित नियमों से चलती है, इसलिए उसमें जड़ता का भाव होता है। जड़ता का भाव होने का अर्थ है अगर समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन करना पड़े तो नौकरशाही वो परिवर्तन नहीं कर सकती। अपने आप में जो है सुधार के लिए नौकरशाही अनुपयुक्त है, इसीलिए उन्होंने इस मॉडल को खारिज कर दिया। तो हमने देखा कि बहुत सारी विशेषताएं और बहुत सारी तारीफ़ों के बाद बहुत सारी आलोचनाएं भी जो हैं वेबर के आदर्श नौकरशाही मॉडल को झेलनी पड़ी। पर एक बात फिर भी स्पष्ट है कि इन्होंने अपने आप को नौकरशाही शब्द के पर्यायवाची के रूप में स्थापित कर लिया। इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में कोई पुस्तक नहीं लिखी है। एक विचारक के तौर पे इनका क्षेत्र भी जो है प्रशासन नहीं था, बल्कि समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र ये विषय थे इनके। लेकिन अकेला एक मॉडल देकर, तार्किक वैध नौकरशाही का उपागम देकर इन्होंने अपना नाम लोक प्रशासन के क्षेत्र में अमर कर लिया है। और आज भी जहाँ भी नौकरशाही शब्द का जिक्र होता है, या तो वो वेबर के मॉडल से तुलना की जा रही होती है, या इसका विरोध किया जा रहा होता है, या इसकी व्याख्या की जा रही होती है। पूरी दुनिया में नौकरशाही शब्द वेबर के पर्यायवाची बन चुका है। ये बात बार बार जोर देकर कही जा रही है, क्योंकि वेबर ने इस दिशा में वो काम किया है जो उसके बाद कोई नहीं कर पाया, और इनके मॉडल को भी रिप्लेस कोई नहीं कर पाया। ये बात फिर से रिपीट करते हुए आज का ये टॉपिक हम पूरा करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है लूथर गुलिक पर, जिन्होंने बहुत ही फेमस पोस्टकॉप का सिद्धांत दिया था लोक प्रशासन में। तो तब तक आप अपने यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।